कॉलेज। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 के सेक्शन 59, 60 एंड 61 के बारे में। स्टूडेंट्स, अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, दैट इज अप टू सेक्शन 58। तो एक बार हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी इन टच मेरे से रहें। बात करते हैं सेक्शन 1 to 2 जो कि था हमारा प्रिलिमिनरी इंटरप्रिटेशन पार्ट। उसके बाद हमने देखा था कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस and revocation of proposal, that was from section 3 to section 9. Then moving on to what do you mean by contract, what do you mean by voidable contract and void contract, वो हमने पढ़ा था सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 30 तक। उसके बाद हमने देखा था what do you mean by contingent contract, तो वो थे सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36। और उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो है कि कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे एनफोर्स करता है, कौन परफॉर्म करता है, वो बात करते हैं हम सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 67 तक, जिसमें हमारा जो पार्ट है वो हम आज देखेंगे 59 से लेकर 61 तक। और कल हमने रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस 51 से लेकर 58 की बात करी थी। तो आइए स्टूडेंट्स, गेट रेडी विथ मी इन दिस सेशन विथ योर बुक्स, विथ योर मटेरियल। बात करते हैं सेक्शन 59। पहली बात तो इसकी हेडिंग देख लेते हैं। ये बात करता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट एंड डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो है 59 से 61 तक का, दैट इज एप्रोप्रिएशन। जब भी एप्रोप्रिएशन की बात आती है तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन। स्टूडेंट्स, एप्रोप्रिएशन इज नॉट अ डिफरेंट वर्ड देन एप्लीकेशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एप्लीकेशन, मतलब किस तरीके से हमने जो सामने वाले से पैसा ले रखा है हम उसको किस तरीके से अप्लाई करें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। सेक्शन 59 में जहां पर इसको दे रखी है पावर, जिसको दे रखी है वो होता है डेटर। सेक्शन 60 में बात करते हैं हम क्रेडिटर की, और सेक्शन 61 में जो पावर होती है वो होती है कोर्ट्स के पास। तो पहली पावर देख लेते हैं। अगर मैंने कोई पेमेंट ले रखा है किसी से, जैसे कि मान लीजिए आप देनदार हैं, मैं लेनदार हूं, आई एम दी डेटर एंड यू आर दी क्रेडिटर, और मैंने आपसे क्रेडिट पे कुछ अमाउंट ले रखा है, तो उसको मैं कैसे आपको वापस दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, पावर लाइज इन दी हैंड्स ऑफ डेटर। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेक्शन 59 में पावर लाइज इन दी हैंड्स ऑफ डेटर। हम यहाँ पे कहते हैं कि जो डेटर है उसने बहुत सारे सेवरल डेट्स ले रखे हैं क्रेडिटर से। मैंने आप लोगों से बहुत सारे डेट्स ले रखे हैं। कोई मैंने उधार इसलिए ले रखा है कि मुझे घर की किस्त चुकानी है, कोई मैंने उधार इसलिए ले रखा है कि मुझे बच्चों की फीस भरनी है, कोई उधार मैंने इसलिए ले रखा है कि मुझे गाड़ी का प्रीमियम भरना है। तो ऐसे करके मैंने 2 to 3 आपसे बहुत सारे डेट्स, बहुत सारे ऋणों का मैं आभारी हूँ और मैंने आपसे ले रखा है। अब यहाँ पर जो डेटर है उसकी ये चॉइस है कि वो उन तीनों में से पहले आपको कोई एक चुका दे, या तो गाड़ी का प्रीमियम चुकाने का जो पैसा उसने लिया था वो आपको पे कर दे, या जो उसने हाउस के लिए पैसा लिया था आपसे वो आपको पे कर दे, या जो बच्चों की फीस के लिए पैसा लिया था वो आपको पे कर दे। तो चॉइस अल्टीमेटली लाइज इन दी हैंड्स ऑफ डेटर। जी हाँ स्टूडेंट्स, चॉइस अल्टीमेटली लाइज इन दी हैंड्स ऑफ डेटर। यहाँ पर डेटर अगर चाहे तो उन तीनों ऋणों में से, उन तीनों डेट में से आपको एक डेट पे कर सकता है, दैट इज टू दी क्रेडिटर। अब यहाँ पर देखेंगे कि डेटर के पास ऐसा ऑप्शन रहता है कि वो तीनों में से किसी एक डेट को अप्लाई कर दे, बट यहाँ पर जो क्रेडिटर होता है अगर वो मान जाता है कि ठीक है आप मुझे पहले वाला ऋण दे दो, या फिर आप मुझे हाउस का दे दो, एडमिशन का दे दो, जो भी ऋण लिया था वो दे दो, तो उसके बाद एक तरीके से क्रेडिटर बाउंड हो जाता है वो डेट वापस लेने के लिए, जो पैसा उसने दिया था वापस लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस लाइज इन दी हैंड्स ऑफ डेटर। यहाँ पे जो है नॉट अप्लाइज वेयर डेट मर्ज इनटू डिग्री। बस यहाँ पर एक ही एक्सेप्शन होता है कि अगर हमारा कोई भी डेट ऐसा था जो कि कन्वर्ट हो जाता है डिग्री में। डिग्री इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर दैट इज पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर ऐसा कुछ पास हो जाता है तो वहां पर जो डेटर है वहां पर अपने हिसाब से वो डेट को पे ऑफ नहीं कर पाता। अगर यहाँ पर डिग्री बन जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पर वो पैसा डिग्री के रूप में पास हो जाता है तो यहाँ पर जो है डेटर अपनी डेट को अपने हिसाब
से नहीं चुका सकता है। वरना देखा जाए तो डेटर ये बोल सकता है कि क्रेडिटर मैं ये बोल सकती हूँ कि आप पहले मेरे से ये वाला पैसा ले लीजिए, और आप भी उसमें मान जाते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 59 में। यहाँ पर एक तरीके का केस था क्लेटर्स केस। इसके फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो जस्ट आई सेड बिफोर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना पड़ेगा। बात करते हैं केस की। क्लेटर्स केस था, इसमें ये कहा था कि जहां पर डेटर रिक्वेस्ट करता है क्रेडिटर को कि वो उस पेमेंट को अपने हिसाब से एप्लीकेशन कर दे। मतलब कि यहाँ पर मैं एक तरीके की आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मुझसे ये पैसा पहले ले लीजिए, बाद में मैं आपको हाउस का और जो मैंने फीस का लिया था वो चुका दूंगा। पहले जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा आपसे उधार लिया था पहले मैं वो चुकाना चाहता हूँ। तो चॉइस लाइज इन द हैंड्स ऑफ डेटर, ये हम सीखते हैं 59 में से, जहां पर एप्लीकेशन की बात आती है। देन वी मूव ऑन टू सेक्शन 60। वो बात करता है कि इन हुज हैंड्स द पावर लाइज, तो पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ क्रेडिटर। जब क्रेडिटर के पास ऑप्शन होता है कि वो टाइम वेयर डेट पे, मतलब वो जो ऋण उसका उधार था उसका समय जा चुका है, वो ले, या फिर वो ऐसा पैसा ले जिसका क्या था, जिसका इंटरेस्ट कम था। तो यहाँ पर जो चॉइस होगी वो क्रेडिटर के पास होगी कि वो कौन सा वाला ऋण पहले चुकवाना चाहता है। यहाँ पर क्रेडिटर के पास है, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि चॉइस लाइज विद क्रेडिटर कि वो क्या ले, या तो टाइम बार डेट ले, मतलब जिस ऋण का टाइम चला गया है वो वैसा ऋण उससे ले लेगा, या सेकंड वो देखेगा कि जिसकी लोवेस्ट इंटरेस्ट है, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, वो उसको कह सकता है कि पहले आप मुझे ये दे दो। तो चॉइस जो लाई करती है वो क्रेडिटर के पास करती है, और क्रेडिटर हमेशा पावर में रहता है, क्योंकि वो ये कहता है कि या तो मुझे बहुत सारा जो ऋण लिया था वो मुझे एक साथ दे दे, या फिर जिसकी सबसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम थी वो वाला ऋण दे दे। तो ये कुछ भी कह सकता है। यहाँ पर डेटर को क्रेडिटर की बात माननी ही पड़ेगी, और अगर यहाँ पर ये लोवेस्ट इंटरेस्ट ऑफ रेट के साथ मांगता है डेटर से पैसा, तो डेटर उसी हिसाब से उसको देगा। तो हमें तो सिंपल यही याद रखना है कि 59 बात करता है डेटर की कि वो जब चाहे जैसे चाहे अपने हिसाब से क्रेडिटर को पैसा दे सकता है। जरूरी नहीं है किसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में उसने ऋण लिया हो उसी ऑर्डर में वो सामने वाले को चुकाए। हो सकता है कोई पेमेंट ऐसा हो जो पहले चुकाना चाहे, हो सकता है बाद में चुकाना चाहे, तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर सकता है क्रेडिटर को। यहाँ पर क्रेडिटर के पास पावर रहती है, वो डेटर को कह सकता है कि पहले जो ज्यादा वाला ऋण था वो मुझे दे दे, या फिर अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन पास हो चुका है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन पास हो चुका है और उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन में आपने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो फिर वो ये भी कह सकता है कि आप उसके अकॉर्डिंग करिए, या जो पैसा था जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगती थी वो हमें दे दीजिए। और लास्ट रिसोर्ट है हमारा सेक्शन 61, जो कि बात करता है जब ना तो डेटर लाइमलाइट में होता है ना ही क्रेडिटर लाइमलाइट में होता है, तो पावर किसके पास होती है? पावर होती है इन द हैंड्स ऑफ लॉ। जी हाँ, अल्टीमेटली हम हर चीज में यही देखते हैं कि जब पावर सबके पास खत्म हो जाती है देन इट इज द जुडिशरी व्हिच कम्स इनटू लाइमलाइट। तो यहाँ पर बात करेंगे लॉ की। लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे आपने ऋण लिया था, जो पहला ऋण लिया था वो पहले दो, जो बाद में लिया था वो बाद में दो। तो हमेशा लॉ ये बोलता है कि इन ऑर्डर ऑफ टाइम, अगर मैंने आपसे 5 ऋण लिए, तो जो पहले वाला ऋण था, जो पहले वाला डेट था वो मैं पहले आपको चुकाऊंगी, उसके बाद सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से चलता है इन ऑर्डर ऑफ टाइम। सेक्शन 61 जब लॉ आ जाता है तो लॉ हमेशा हर चीज के लिए बोलता है कि जैसे पर्टिकुलर फॉर्मेट में कोई चीज होनी चाहिए वैसे ही आप हमें देंगे। तो यहाँ पर अपन ने देखा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, कि किसी पेमेंट को, किसी की एप्लीकेशन को कैसे किया जाए, पेमेंट के एप्लीकेशन को कैसे किया जाए, कैसे किसी डेट को चुकाया जाए। और ये तीनों सेक्शन डेट की ही बात करते हैं, ऋण की ही बात करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट हम खत्म कर सकते हैं, और हम आगे वही देखेंगे। व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, एंड व्हिच फॉल्स अंडर सेक्शन 62 से लेकर सेक्शन 67। और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, जो कि बात करते थे हम 37 से लेकर 67 तक की। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स which need not to be performed। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको परफॉर्म करना जरूरी नहीं होता है, या जिनको परफॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। मतलब कि किसी चीज को आप एग्रीमेंट के थ्रू कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है
किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी एग्रीमेंट को पुट एन एंड कर देना, मतलब उसको खत्म कर देना। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट का मतलब है पुटिंग एन एंड टू ए कॉन्ट्रैक्ट। और किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप एंड कैसे कर सकते हैं? इट इज बाय मेनी वेज। पहला वे आता है परफॉर्मेंस से। किसी कॉन्ट्रैक्ट को जब आप परफॉर्म करेंगे, जब आप उसको कंप्लीट कर देते हैं उसकी परफॉर्मेंस से, जैसे कि मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको पैसा दे दिया, आपने मुझे अपना सामान दे दिया, तो यहाँ पर हम दोनों पार्टीज ने उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो जाएगा? बाय परफॉर्मेंस से। फिर हम बात करते हैं बाय एग्रीमेंट और कंसेंट। कभी कभी जो होती है पार्टीज अपने आप में ही एग्रीमेंट कर लेती हैं या दोनों पार्टी अपनी कंसेंट दिखा देती हैं कि अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहते हैं। फिर हम थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभार आप कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर देते हैं, ब्रीच कर देते हैं, उसके जो ऑब्लिगेशंस थी, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं और वहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एंड हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाय डेथ। किसी भी पार्टी की डेथ होने से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। ये हमने पढ़ा था कि रिवोकेशन कैसे की जाती है सेक्शन 6 में। और फिर लैप्स ऑफ टाइम। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई टाइम स्पेसिफाइड था, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर ईयर में देख लीजिए, और वो उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं होता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट को हम खत्म कर देते हैं। और इसके अलावा बहुत से सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बाय एग्रीमेंट से। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। अब बात करते हैं सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। 62 जो है वो हमारा बात करता है नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन का मतलब होता है कि आपने क्या करा है, जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था उस पे आप वो काम नहीं करना चाहते हैं और पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की जगह आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। तो जब भी स्टूडेंट्स नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ऑर्डिनरी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, द ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम परफॉर्म नहीं करते हैं, हम उस पे कोई भी बात नहीं करते हैं, हम जो हमारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उस पे बात करते हैं। तो देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन। यहाँ पर नोवेशन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ओल्ड वन इज टर्मिनेटेड। अगर आप पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ भी लेन देन नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और जो आपने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो आप पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के जो शर्त होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका पालन नहीं करेंगे, आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे तो नया वाला कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं रिसेशन का मतलब क्या होता है। तो रिसेशन का मतलब होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना या टर्मिनेट कर देना। नोवेशन का मतलब होता है न्यू, मतलब नया बनाना। एन स्टैंड्स फॉर नोवेशन एंड एन स्टैंड्स फॉर न्यू। लेकिन रिसेशन का मतलब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना या जो बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर देना। और ऑल्टरेशन का तो मतलब हम जानते ही हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ अपन ऐड कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं या कुछ कम कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो स्टूडेंट्स जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन से, वहां पर जो न्यू वाला कॉन्ट्रैक्ट बनता है हमेशा वो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट हमारा बना है नोवेशन से, द न्यू कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज मेड, इट शुड बी वैलिड एंड द ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट स्टैंड वैलिड। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जब पार्टनरशिप फर्म होती है, जब उसमें लायबिलिटीज होती हैं ओल्ड फर्म की, और ओल्ड फर्म को हम बेच देते हैं या फिर उसकी जगह न्यू फर्म आ जाती है, तो हमारी जो लायबिलिटीज होती हैं वो न्यू वाली कंपनी ले लेती है। एंड इट इज आल्सो सीन इन द केस ऑफ अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, मर्जर ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन ऑफ कंपनीज। जब भी ऐसी बातें होती है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म जो कि ओल्ड थी और उसको हम न्यू में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो जो पहले की लायबिलिटीज है वो सारी दूसरे पार्टनर्स पर, न्यू पार्टनर्स पर एड ऑन हो जाती है। ऐसा ही मर्जर में होता है, जब दो
दूसरे में, तो उनकी जो लायबिलिटीज होती हैं पहले वाली सारी खत्म होती है एंड न्यू लायबिलिटीज अराउज होती है। तो ये हमने देखा सेक्शन 62। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं सेक्शन 63 की, जो कि कहता है प्रोमिसी डिस्पेंस विद और रेमिट द कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट 63 के अंदर जो पावर दी गई है वो दी गई है प्रोमिसी को। प्रोमिसी यहाँ पर क्या कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है या तो उसको वो डिस्पेंस कर सकता है, खत्म कर सकता है, या फिर उसको रेमिट कर सकता है। तो चॉइस लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्रोमिसी। प्रोमिसी के पास हमेशा ये दोनों ऑप्शंस रहते हैं, या तो वो डिस्पेंस कर दे या फिर वो रेमिट कर दे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ए ने प्रॉमिस किया है टू पेंट पिक्चर फॉर बी। यहाँ पर क्या है, ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि वो एक पिक्चर को पेंट करके बी को देगा। तो यहाँ पर क्या है, ए एक व्यक्ति है जिसने बी एक दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस किया है कि एक जो पिक्चर है, जो ब्यूटीफुल सीनरी है, वो उसको पेंट कर कर बी को देगा, और बी जो है वो मना कर देता है। बी जो है वो मना कर देता है कि मुझे तो ये नहीं चाहिए। तो फिर ये जो ए है उसका कोई फॉल्ट नहीं होता, फिर वो उसको वो पिक्चर नहीं देगा, क्योंकि उसने ही प्रॉमिस किया था। ए इज द प्रोमिसी हियर, और जब उसको प्रोमिसर ने मना कर दिया कि आई विल नॉट एक्सेप्ट योर सीनरी, आई विल नॉट टेक द सीनरी बाय यू, तो फिर प्रोमिसी को क्या पड़ी है, तो यहाँ पर प्रोमिसी के पास ऑप्शन रहता है कि या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्पेंस कर दे, खत्म कर दे, या पेमेंट कर दे। अब हम आगे चल के बात करते हैं 64 एंड 65 की। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ मी, हमेशा अपनी नोटबुक को अपने साथ रेफर करते रहिए। 64, 65, 66 एंड 67 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। बात करते हैं सेक्शन 64 की। इससे पहले हमने बात करी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और हमने बात करी कि प्रोमिसी कैसे डिस्पेंस कर सकता है और कैसे डेबिट कर सकता है। तो पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्रोमिसी। अब हम बात करेंगे 64 सेक्शन की, जो कि कहता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टीज के बीच में हुआ है जिसका रिसेशन हो चुका है। रिसेशन का मतलब हमें पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, या जो सेक्शन 64, 65, 66 एंड 67 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। अभी हमने इससे पहले देखा था कि आप क्या समझते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करना जरूरत नहीं होती है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए। उसमें हमने पहली बात देखी थी सेक्शन 62 की, जो कहता है इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर नया बनता है तो उसमें पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। एंड 63 में हमने देखा था कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को प्रोमिसी ने डिस्पेंस कर दिया है या रेमिट कर दिया है, तो वहां पर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे सेक्शन 64, 65, 66 and 67 which put an ends to the section 37 to 67, और उसके बाद हम लास्ट हमारे पड़ाव पे चल देंगे। तो बात करते हैं सेक्शन 64 की, जो कि कहता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर दो पार्टीज ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है जिसका वो रिसेशन कर चुकी थी, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जिसको दोनों ही पार्टीज कैंसिल या टर्मिनेट कर चुकी थी और उसको हमने वॉइडेबल भी ठहरा दिया था, तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका बेसिकली हमें कैसे इसको समझना है। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जिस पार्टी ने अल्टीमेटली जो सफर किया है डैमेज, उस पार्टी को कंपनसेशन हमें देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, आपने अपनी मर्जी से किसी कॉन्ट्रैक्ट का रिसेशन कर दिया, किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, किसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, और वहां पर आपके लिए तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करना चाहते, बट मैं तो करना चाहती हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट क्या हुआ, वो वॉइडेबल हो गया। मतलब एक पार्टी परफॉर्म करना चाहती है, दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं करना चाहती है, तो आप उस
चीज के लिए मुझे कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए मना नहीं करा है, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करा है, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा है। तो स्टूडेंट सेक्शन 64 में हम ये देखते हैं कि जिस पार्टी को अल्टीमेटली डैमेज सफर हुआ है, जिस पार्टी को हानि हुई है, नुकसान हुआ है, और उस पार्टी ने ना तो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया था, ना कैंसिल किया था, ना ही अपनी तरफ से उसको वॉइडेबल किया था, तो फिर वो क्यों हर्जाना भुगतेगा। तो यहाँ पर इसलिए हम 64 में उस पार्टी को कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। पर्सन एट हुज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एंड कैंसिल, मतलब कि यहाँ पर आप लायबल थे, आपने मुझे बोला था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पुट एन एंड कर दो, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, तो आपकी तरफ से ये वॉइडेबल है। द पार्टी कैंसलिंग रिस्टोर द बेनिफिट, तो जो भी बेनिफिट्स आपको हुए थे उस कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारे बेनिफिट्स आप मुझे वापस दे देंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसका कंक्लूजन आपको बता देती हूँ कि दो पार्टीज हैं, उनमें से एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है और उसको आगे परफॉर्म नहीं करना चाहती है, तो स्टूडेंट्स जितने भी बेनिफिट्स उस कॉन्ट्रैक्ट से सामने वाली पार्टी को हुए थे, वो उस सारे बेनिफिट्स को वापस उस पार्टी को दे देगी, उस पार्टी के पास सारे बेनिफिट्स को जमा कर देगी, रिस्टोर कर देगी। यही हम समझते हैं सेक्शन 64 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। यहाँ पर जो भी जितनी भी चीजें, जो बेनिफिट्स आपके पास थे, आप मुझे वो सारे के सारे बेनिफिट्स दे देंगे। नाउ वी विल स्टडी सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बात करता है एग्रीमेंट। अब स्टूडेंट्स, कभी कभार क्या होता है, ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको पार्टी वॉइड कर देती है। ठीक है, जिनको पार्टी वॉइड कर देती है, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं। पहले हमने 64 में वॉइडेबल की बात करी थी, सेक्शन 65 में हम बात करते हैं वॉइड की। कुछ एग्रीमेंट्स अगर ऐसे हैं जिसको पार्टी ने वॉइड ठहरा दिया है, तो जो पार्टी उनको वॉइड ठहराएगी वो सामने वाली पार्टी को कंपनसेशन देगी, जहां से उसको बेनिफिट्स हुए थे उस पार्टी को वो कंपनसेशन देगी। बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। 64 में बात करते थे कि एक ही पार्टी के लिए वो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइडेबल होता है, दूसरी पार्टी उसको परफॉर्म करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो हमने 65 में देखा, यहाँ पर दोनों ही पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहती है, तो एग्रीमेंट जो था दोनों पार्टीज के लिए वॉइड हो जाता है, और जो पार्टी जिसने उसके सारे बेनिफिट्स उठाए थे, वो पार्टी सारे बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन उस वाली पार्टी को वापस दे देगी। नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन 66, जो कि ये कहता है कि जो रूल्स कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन के हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में देखे थे, वही रूल्स अप्लाई होते हैं रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। जी हाँ, जो हमने रूल्स कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन के देखे थे कि कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, कम्युनिकेशन तब होना चाहिए जब उसकी नॉलेज में आ जाए, प्रपोजल कैसे होना चाहिए, रिवोकेशन के भी हमने देखा था न्यू एलसीडी इन इंडिया का रूल, तो रिवोकेशन कैसे होना चाहिए, तो वहां पर हमने सेक्शन 6 में, सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में बात करी थी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिससे कि कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन होता है, और वो सारे रूल्स यहाँ पर हमारे रिसेशन में अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर भी रिसेशन में जो रूल्स अप्लाई होंगे वो एज इट इज यहाँ पर अप्लाई होंगे कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन में भी। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 67, जो कि ये कहता है कि अगर कोई प्रॉमिसी है और उसने कोई प्रॉमिसर को फैसिलिटी दी है परफॉर्म करने की, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर मान लीजिए कि अपन दो पार्टी हैं, अब आप में से एक है प्रॉमिसर और अपन में से एक है प्रॉमिसी। अब अगर मैं ये बोलती हूँ कि आप मेरा घर बना दीजिए, ठीक है, मैं आपको मेरे घर पे रिपेयरिंग के लिए लेकर आती हूँ, और मैं आपसे बात मैं आपको बोलती हूँ कि मेरा घर बना दीजिए, और आप हैं रिपेयरिंग वाले। अब आप मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम कहाँ पे रिपेयरिंग करनी है, कहाँ पे ये वाला अपने को है ना फॉल सीलिंग लगानी है, या कहाँ पर ये लाइट लगानी है, आप मेरे से बार बार पूछते हैं और मैं आपको कोई आंसर ही नहीं देती। तो यहाँ पर फॉल्ट किसका, यहाँ पर मेरा। मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आपके पास पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है जानने की, लेकिन मैं आपको नहीं बता रही हूँ, तो आप फॉल्ट में नहीं है। तो अपन इसको देखते हैं कि जो प्रॉमिसी है,
मतलब कि वो क्या कर रहा है, फैसिलिटी नहीं दे रहा, उसको चांस ही नहीं दे रहा परफॉर्म करने का प्रॉमिसर को। तो यहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन विल बी डन बाय प्रॉमिसर। तो यहाँ पर जो प्रॉमिसर है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, उसको हम ठहराएंगे नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में गलत था, क्योंकि यहाँ पर रिपेयरिंग का काम मैं नहीं करने दे रही, आप तो बार बार कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रॉब्लम के एंगल से प्रॉमिसर को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो अपना प्रॉमिस करने के लिए मना नहीं कर रहा है। तो ये हमने देखे थे कि कॉन्ट्रैक्ट्स which need not to be performed, और यहाँ पर हमारी कुछ सी सर्कमस्टेंसेस थी जिनकी हमने बात करी। अब हमारा जो सेक्शन 67 तक की बात थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हम आज एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे सेक्शंस का। सेक्शन 62 में हमने बात करी थी रिवोकेशन की, उसके बाद हमने 63 में बात करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे जिसको प्रॉमिसरी डिस्पेंस कर सकता है या अपने हिसाब से हटा सकता है। उसके बाद हमने बात करी सेक्शन 64 की कि अगर सामने वाली पार्टी वॉइडेबल ठहरा रही है तो वो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। फिर हमने 65 में देखा कि अगर दोनों ही पार्टी नहीं कर रहे हैं तो उसने जो बेनिफिट लिए हैं वो सामने वाली पार्टी को वापस देगा। फिर हमने 66 में देखे कि जो रूल्स कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन में थे वो रूल सारे के सारे हमारे डिसीजन में अप्लाई होते हैं। और लास्ट सेक्शन हमने ये देखा सेक्शन 67 कि प्रॉमिसी है वो फैसिलिटी दे रहा है प्रॉमिसर को टू परफॉर्म, देन नो एग्जीक्यूशन विल बी डन बाय प्रॉमिसर। और यहाँ पर जो है उसको काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा, तो फिर यहाँ पर प्रॉमिसर की कोई गलती नहीं होती है। तो ये हमने देखा और यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, वही वाला जो मैंने आपको बताया रिपेयर वाला। अब आज के इस सेशन में हमारा यही था, इसको आप जल्दी से रिवाइज करिए एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। Go and visit to my channel, that is Guru KPO. Go and subscribe there, and a lot of likes I want from all of you. So this was all for today. Stay safe and stay healthy. Namaskar.